निक्की, पापा ने इतने शौक से तुम्हारे लिए पिज्जा भिजवाया है और तुम उसे हाथ भी नहीं लगा रही, आखिर क्यों? अमिता ने झल्ला कर पूछा। क्योंकि उसमें शिमला मिर्च है और आपने ही कहा था कि जिस चीज में शिमला मिर्च हो उसे हाथ भी मत लगाना। निकिता के स्वर में व्यंग था। अमिता खिसिया गई। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे शिमला मिर्च से एलर्जी है। तेरे पापा को यह मालूम नहीं है। उन्हें मालूम भी कैसे हो सकता है, क्योंकि वे मेरे पापा हैं ही नहीं। निकिता ने बात काटी। निक्की, अब तुम बच्ची नहीं हो। यह क्यों स्वीकार नहीं करती कि तुम्हारे अपने पापा मर चुके हैं और अब जगदीश लाल ही तुम्हारे पापा हैं। मैं उसी दिन बड़ी हो गई थी माँ, जिस दिन मैंने ही तुम्हें फोन पर पापा के न रहने की खबर दी थी। मेरी गोद में ही तो घायल पापा ने दम तोड़ा था। रहा सवाल जग्गी अंकल का, तो आप उन्हें पति मान सकती हैं, लेकिन मैं पापा नहीं मान सकती। और माँ, इससे आपको तकलीफ भी क्या है? आपकी आज्ञानुसार मैं उन्हें पापा कहती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्हें प्यार नहीं कर सकती। अमिता बोली, जानती है कितनी तकलीफ होती है मुझे इससे, खासकर तब जब वे तेरा इतना ख्याल रखते हैं और तू है जो उन्हें इतना पैसा लगाकर हमें यहाँ टूर पर इसलिए साथ लेकर आए हैं कि तू अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए यह देखना चाहती थी कि छोटी जगहों में जिंदगी कैसी होती है। आज रास्ते में कहीं पिज्जा मिलता देखकर ड्राइवर के हाथ तेरे लिए भिजवाया है, जबकि वे कंपनी के ड्राइवर से घर का काम करवाना पसंद नहीं करते। इस सब के लिए मैं उनकी आभारी हूँ माँ, बहुत इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन पापा की तरह उन्हें प्यार नहीं कर सकती। पापा की जगह मैं उन्हें नहीं दे सकती। बेहतर रहे कि आइंदा इस बारे में बात करके न आप खुद दुखी हों और न मुझे दुखी करें। मैं वादा करती हूँ, जग्गी अंकल की भावनाओं को मैं कभी आहत नहीं होने दूंगी। निकिता ने पिज्जा को दोबारा पैक करते हुए कहा, शाम को उनके पूछने पर कह दूंगी कि आपके साथ खाएंगे, और फिर जब पिज्जा गर्म होकर आएगा तो आप मुझे खाने से रोक देना, एलर्जी की वजह से। बात खत्म। यह कहकर निकिता अपने कमरे में चली गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। निकिता को रह रहकर अपने पापा की याद आ रही थी। वह और पापा भी कॉलोनी के दूसरे लोगों की तरह अक्सर कॉलोनी की सड़क पर बैडमिंटन खेला करते थे। उस रविवार की सुबह माँ बाजार गई थी और निकिता पापा के साथ सड़क पर बैडमिंटन खेल रही थी कि एक लॉन्ग शॉट मारने के चक्कर में उछलकर पापा एक नए बनते मकान की नींव के लिए रखे पत्थरों के ढेर पर जा गिरे और उनका सिर फट गया। जब तक शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर चौधरी पहुंचे, पापा अंतिम सांस ले चुके थे। मोबाइल पर निकिता से खबर मिलते ही माँ ने शायद जग्गी अंकल को फ़ोन कर दिया था, क्योंकि वे माँ से पहले पहुंच सकते थे और उन्होंने बड़ी कुशलता से सब संभाल भी लिया था। माँ और पापा के परिवार वालों का तो रो रो कर हाल बेहाल था। पापा के अंतिम संस्कार के बाद जग्गी अंकल ने सबसे गंभीर स्वर में कहा था, जो चला गया उसके लिए रोने के बजाय जिन्हें वह पीछे छोड़ गया है, उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर लाने के लिए क्या करना है, उस पर शांति से सोचिए। सोचना क्या है, इन्हें हम अपने साथ ले जाएंगे, अमिता की सास ने कहा। मैं भी यही सोच रही हूँ, फिर अमिता की मर्जी है, जहाँ चलना चाहे चले, अमिता की माँ बोली। मेरा कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ मेरी स्थायी नौकरी है, निक्की का स्कूल है और हमारा अपना घर है। बीमे के पैसे से घर का लोन चुकता हो जाएगा और मेरे वेतन से हम माँ बेटी का खर्च चल जाया करेगा, अमिता ने संयत स्वर में कहा। फिर भी छोटी बच्ची के साथ तुझे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, माँ ने कहा। लेकिन फिलहाल आप न बीच समय में निक्की का स्कूल छुड़वा सकती हैं, न ही इतनी जल्दी अमिता जी की लगी लगाई नौकरी, और न इस घर को बिकवा या किराए पर ही दे सकती हैं। अमिता के बोलने से पहले जग्गी ने बोला, बेहतर रहेगा कि अभी आप लोगों में से कोई बारी बारी इनके साथ रहे, मैं तो आता जाता रहूँगा ही। इस बीच इत्मीनान से कोई स्थायी हल भी ढूंढ लीजिएगा। जग्गी का कहना बिल्कुल ठीक है, अमिता के ससुर ने कहा, और सबने भी उनका अनुमोदन किया।
निकिता की दादी नानी बारी बारी से उनके साथ रहने लगी। जग्गी अंकल तो हमेशा की तरह आते रहते थे। पापा के बीमे, प्रोविडेंट फंड और विदेशों से पैसा निकलवाने में उन्होंने बहुत दौड़ धूप की थी और उस रकम का निकिता के नाम से निवेश करवा दिया था। दादी नानी के रहने से और जग्गी अंकल के आने जाने से पापा के जाने से कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जो कमी थी वह तो थी ही। किसी तरह साल भी गुजर गया। पापा की बरसी पर फिर सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जो फैसला किया उससे निकिता बुरी तरह टूट गई थी। सबका कहना था कि जगदीश लाल से बढ़कर अमिता और निकिता का कोई हितैषी हो ही नहीं सकता, सो वे माँ बेटी को उन्हें ही सौंप रहे हैं, यानी दोनों की शादी करवा रहे हैं। जगदीश लाल और अमिता ने जिस नाटकीय ढंग से सबकी आज्ञा सिरोधार की थी, उससे निकिता बुरी तरह बिलबिला उठी थी। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि बंद करो यह नौटंकी, तुम दोनों तो कब से इस दिन के इंतजार में थे। आंख मिचौली तो पापा के सामने ही शुरू कर चुके थे। पापा के दोस्त जगदीश लाल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मार्केटिंग विभाग में काम करते थे। अक्सर वे टूर पर उनके शहर में आते थे। पहले तो होटल में ठहरा करते थे, फिर पापा की जिद पर उनके घर पर ही ठहरने लगे। उनके आने से पापा तो खुश होते ही थे। निकिता को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि अंकल उसके लिए हमेशा कुछ न कुछ लेकर आया करते थे। उसके साथ खेलते थे और होमवर्क भी करवा देते थे। शरारत करने पर डांटते भी थे, जो निकिता को बुरा नहीं लगता था। लेकिन जगदीश लाल के आने पर सबसे ज़्यादा चहकती थी तो माँ। इंसान अपना गम तो किसी तरह छिपा लेता है, मगर खुशी को स्वयं में समेटना शायद आसान नहीं होता। तभी तो माँ ने एक दिन शीला आंटी के बगैर कुछ पूछे ही कहा था, न जाने आजकल क्यों मैं बहुत तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ, खुशी और उत्साह से भरी हुई। तो खुश रहे, वजह ढूंढने की क्या ज़रूरत है, शीला आंटी ने लापरवाही से कहा। लेकिन निकिता ने बताना चाहा था कि उसे वजह पता है। आजकल जग्गी अंकल जो आए हुए हैं, फिर मैनेजर बनकर अंकल की पोस्टिंग उन्हीं के शहर में हो गई थी। पापा के कहने पर कि अब तो शादी कर ले। अंकल ने कहा था, करूँगा यार, मगर उम्र थोड़ी और बड़ी हो जाने पर, ताकि बड़ी उम्र की औरत को अकेले रहते डर न लगे। मार्केटिंग का आदमी हूँ, सो शहर से बाहर आना जाना तो उम्र भर ही चलेगा। जग्गी अंकल के आने के बाद माँ का ऑफिस में देर तक रुकना भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। अक्सर उनका फ़ोन आता था, मैं तो 8 बजे से पहले नहीं निकल पाऊंगी, आप मुझे लेने मत आओ। निक्की का होमवर्क करवा कर उसे समय पर खाना खिला दो, मैं कैसे भी करके आ जाऊंगी। जगदीश अंकल भी उन लोगों को दावत पर बुलाते रहते थे और तब माँ उसके और पापा के पहुंचने से पहले ही ऑफिस से सीधे वहां पहुंच चुकी होती थी। कई बार माँ अचानक ही कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बना लेती थी और वहां घूमते हुए जग्गी अंकल भी मिल जाते थे। ऐसी छोटी छोटी कई बातें थीं जो तब तो महज इत्तेफाक लगती थीं, मगर अब सोचो तो लगता है कि पापा की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी। जाने वह कब तक इस बारे में सोचती रहती कि माँ के पुकारने पर उसकी तंद्रा भंग हुई। बाहर आओ निक्की, पापा आ गए हैं। आज अनीता दीदी से फ़ोन पर बात हुई थी, कह रही थी कि आधे रास्ते तक तो आए हुए ही हो, फिर मुझसे मिलने भी आ जाओ, अमिता ने बताया। बात तो सही है, जगदीश ने कहा। मौसी से मिलना है निक्की? निकिता ने खुशी से सहमति में सिर हिलाया। दिन का 7-8 घंटे का सफ़र है, रिजर्वेशन करवा देता हूँ, तुम दोनों आराम से चली जाना। मौसी के बच्चे निकिता के समवयस्क थे, सो उसका समय उनके साथ बड़े मज़े से कट रहा था। लेकिन मौसी की आंखों से उसकी उदासी छिपी न रह सकी। एक दिन दोपहर में जब अमिता सो रही थी, तो मौका देखकर उन्होंने पूछ ही लिया, जग्गी का व्यवहार तेरे साथ कैसा है निक्की? बहुत अच्छा, वे हमेशा ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तू खुश क्यों नहीं है, इतनी उदास क्यों रहती है? पापा बहुत याद आते हैं मौसी। वह तो स्वाभाविक ही है, उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है। लेकिन माँ ने तो उन्हें भुला दिया है मौसी।
नहीं बेटा, वो तो भुलाने का नाटक करती है बेचारी सबके सामने। हरदम रोनी सूरत बनाकर कैसे रह सकती है? रोनी सूरत बनाने का नाटक करती हैं? निक्की फट पड़ी। पापा की जिंदगी में ही उनकी जग्गी अंकल के साथ लुक्का छिपी शुरू हो गई थी और उसने धीरे धीरे अनीता को सब बता दिया। मगर तेरे पापा की मृत्यु तो दुर्घटना ही थी ना? हाँ मौसी, वह तो मेरी आंखों के सामने ही हुई थी। उसके लिए तो किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ उसके लिए आप सब भी दोषी हैं। आप सबने ही तो माँ की शादी जग्गी अंकल से करवाकर पापा का अस्तित्व ही मिटा दिया उनकी जिंदगी से। अनीता यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। निक्की ने जो भी कहा उसे नकारा नहीं जा सकता था, लेकिन इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। अकेले कैसे पालती अमिता निक्की को? और अगर निक्की का जग्गी और अमिता के बारे में कहना सही है, तब तो उन लोगों ने समय रहते उनके रिश्ते पर सामाजिक मोहर लगवाकर परिवार की बदनामी होने से रोक ली। और वैसे भी निक्की, तेरे पापा की यादों के सहारे जीना और तुझे पालना तो बहुत मुश्किल होता अकेली अमिता के लिए। याद है, यहाँ पहुँचने के बाद तूने ही फ़ोन पर जग्गी से कहा था कि तुम लोगों को लेने के लिए तो उन्हें आना ही पड़ेगा। तू अकेली अमिता के साथ सफ़र नहीं करेगी। हाँ मौसी, हम दोनों को अकेले देखकर कुछ लोगों ने बहुत तंग किया था। रैक पर से सामान उतारने और रखने के बहाने बार बार हमारी सीट से सट कर खड़े हो जाते थे। जब 7-8 घंटे के सफ़र में ही लोगों ने तुम्हारे अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहा, तो ज़िंदगी के लंबे सफ़र में तो न जाने क्या क्या होता। मैं तुम्हें अपने पापा को भूलने को या उनके अस्तित्व को नकारने को नहीं कह रही निक्की। मन ही मन उनका नमन करो, उनसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मांगो, उनसे उनकी प्रिय अमिता और जिगरी दोस्त जग्गी को खुश रखने की शक्ति मांगो। उन दोनों की खुशी के लिए तो तुम्हारे पापा कुछ भी कर सकते थे ना? अनीता ने निक्की से पूछा। जी मौसी, और उन्हीं दोनों को तू दुखी रखती है उदास रहकर। जानती है निक्की, अपने पापा के लिए तेरी सबसे उपयुक्त श्रद्धांजलि क्या होगी? क्या मौसी? निक्की ने उतावली होकर पूछा। खुश रहकर अमिता और जग्गी को भी खुशी से जीने दे। जी मौसी, निक्ता ने सिर झुकाकर कहा। बेटा, पिता के मरने के बाद बच्चों से ज़्यादा उनकी कमी माँ को खलती है। तुम तो 5-7 साल में बड़ी होकर पर लगाकर उड़ जाओगी। पता है तुम्हारी माँ अगले 30-40 साल कैसे गुजारेंगी? क्या तुम चाहती हो कि वे अकेली रहें, तुम्हें रात बेरात परेशान करें, हर समय अपनी बीमारियों का रोना रोएं? जग्गी अंकल हैं तो तुम्हें भरोसा है ना कि माँ की देखभाल कोई कर रहा है? अपने साथी को खो चुकी माँ को यह गिफ्ट तो दे ही सकती है तू। मौसी की बातें सुन निक्की ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।